Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap, and you are here on iExamB to embrace the iExamB learning experience where you can prepare 50% faster. So, this session is revolving around your 2025 preparation for RBI Grade B exam. Particularly, I'll divide the entire preparation phase into three significant portions, students, so that you understand it better in a module wise sense. So let's talk with the phase one thing first of all. इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगनर आई मीन अगर आपने बस अभी तक एग्ज़ाम का पैटर्न देखा है, यू हैव नो एक्सपीरियंस रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक एग्जाम अटेम्प्ट्स एंड ऑल, फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक वेयर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश इज योर ग्रामर. स्टार्ट विथ बेसिक ग्रामर रूल्स एवरीबडी. आपको बिल्कुल भी एडवांस कंसेप्ट की तरफ जाने में नहीं बोल रही हूँ, और मैंने यहाँ पे टॉपिक भी काफ़ी स्पेसिफिक लिख के रखा हुआ है. तो आपको ग्रामर रूल्स के साथ स्टार्ट करनी है with specific focus on these four parts of English grammar: tenses, articles, preposition and sentence structure. तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैम टेंस के पहले अगर मैं वर्ब कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, येस गाइज एंड गर्ल्स, वैसे तो आपका पूरा ग्रामर आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैं यहाँ पर अगर एक टारगेट स्टडी के लिए आपको एक प्लान दे रही हूँ तो आई एम इफेक्टिवली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टेंसेस, बिकॉज वर्ब का एप्लीकेशन आपको एनीवे टेंसेस में देखने को मिलेगा, राइट? तो आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से शुरुआत करो. Second point is, don't rush guys. Understand the concept before moving forward. क्या होता है ना, जनरली स्टूडेंट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू सॉल्विंग दी चैप्टर टेस्ट, है ना, लेकिन कोशिश ये करनी है हमें, मैं एक चैप्टर टेस्ट या सेक्शन टेस्ट या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के पहले मैं खुद को फंडामेंटल्स जो है ना वो क्लियर कर लूँ. Regarding vocabulary, now this is also a difficult nut to crack, and people expect that there should be a fortnight improvement in this one section. Guys, if you are expecting fortnight improvement, 10 दिनों में 15 दिनों में आप जो है ना एकदम लाइक बहुत ही खतरनाक वोकेबलरी आपके दिमाग में ऐड होने वाली है. यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड होल्ड ऑन डिफरेंट वर्ड्स, देन यू आर कंप्लीटली मिस्टेकन ओवर हियर गाइज. याद रखिए, इट्स अ क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस जो ओवर द टाइम हमें समझ में आएगा. तो हमें किसी से फोकस करना है एज अ बिगिनर, दैट वी रीड और अंडरस्टैंड 5 to 10 वर्ड्स. 10 से ज़्यादा नहीं, 5 से कम नहीं, कोशिश करनी है. अगर हम सिर्फ 5 ही वर्ड्स अगर कर पाते हैं, चलो एकदम छोटा टारगेट लेके चलते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी है कि मैं इनको याद रखूं. अगर मैंने आज इसे लेट्स से 25th ऑफ फेब को पढ़ा है, तो ये मुझे 25th ऑफ मार्च को भी याद रहेगा, राइट? सो आई विल रिवाइज देम, आई विल रीड देम, आई विल राइट देम समवेयर. याद रखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, मतलब चाहे वो फेज़ 1 हो चाहे वो फेज़ 2 है, दोनों ही जगह पे हमें वोकेबलरी का अच्छा खासा एक्सटेंसिव एप्लीकेशन दिखाई देगा. और तीसरी बात आती है रीडिंग स्पीड की. देखो, वोकेबलरी अगर आप इकट्ठे कर रहे हो, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन द वर्ड पार्ट, सो समवेयर यू विल बी रीडिंग समथिंग, है ना. तो कोशिश यही करनी है कि जितना ज़्यादा आप एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉम्प्रिहेंशन सुधर रहा होगा. तो बिगिन रीडिंग न्यूज़पेपर्स एवरीवन. यू कैन रीड 1 आर्टिकल, 1 ब्लॉग्स एज वेल. कोई परेशानी नहीं है मुझे कि आपको कोई ना कोई ट्रेडिशनल पेपर ही उठाकर पढ़ना है. आपका इंटरेस्ट अगर छोटे छोटे आर्टिकल्स के है ऊपर है, या कोई शॉर्ट स्टोरीज जो है जो आपको रेलिवेंट सब्जेक्ट के ऊपर हो, वो आप ज़रूर पढ़िए. ये पढ़ रहे हैं हम इसलिए ताकि हम कल की तैयारी कर रहे हैं. वी आर बिल्डिंग आवर रीडिंग स्पीड एंड अल्टीमेटली कॉम्प्रिहेंशन. फिर क्या करना है, अब जब हम यहाँ तक समझ गए, मतलब हम पढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो अगला स्टेज आता है हमारी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड जो है ना, ये इंप्रूव करनी है. क्योंकि अल्टीमेटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे मुझे, और हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी रही है ये वहाँ चेक हो ही जाएगी. तो क्या करना है, हमारा जो स्टेज है वो 2 भाग में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला ये कि पहले मुझे रीडिंग करनी है, दूसरा मुझे रीडिंग के स्टेज को यहाँ तक लेके जाना है ताकि मैं कंटेंट अच्छे से समझ सकूं और एक्यूरेटली उसे कॉम्प्रिहेंड कर पाऊं. फिर आती है बात सेकंड स्टेज पे. अब हम बिगिनर वाले टैग से खुद को ऊपर ले आए हैं, अब हम इंटरमीडिएट स्टेज पे हैं. सो एनीवन हु इज़ राइट नाउ आल्सो बिलीव कि मेरे बेसिक्स काफ़ी अच्छे हैं, मैं अब नेक्स्ट लेवल पे अपनी प्रिपरेशन लेके जाना चाहता हूँ, तो भी आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं बच्चे. सो नाउ इफ़ टाइम इज़ देयर, अगर आप अपने दिनचर्या में लाइक आफ्टर डूइंग योर ऑफिस और कॉलेज, एनी क्लासेस इफ़ यू हैव, अगर उसके बाद आपको समय बच रहा है, तो न्यूज़पेपर विल बी द फर्स्ट थिंग जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अपना कॉम्प्रिहेंशन सुधारने के लिए.
बट लेट्स से टाइम का क्रंच है, आप कुछ आधे घंटे अपने इंग्लिश को दे पाओगे रोज, तो आपको शुरुआत करनी है कॉम्प्रिहेंशन के साथ. एटलीस्ट गाइज प्रैक्टिस 2 to 3 RC पैसेजेस एवरी डे. ये क्यों ज़रूरी है हमें? क्योंकि इसका जो वेटेज है ना बच्चे, वो हमारे एग्जाम में बहुत है. अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू पीपल की एक बार ज़रूर प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए. आप देखिए कि 2 पैसेज आ रहे हैं, है ना, आपके एग्जाम में, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो. अल्टीमेटली यू हैव टू डील विथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सिर्फ फेज़ 1 में ही नहीं, फेज़ 2 में भी आपको आंसर करना है आरसी का. तो इसीलिए इस चीज़ से आप बच नहीं सकते हैं, याद रखिए. और बहुत बढ़िया बात हो जाएगी अगर आप इन पैसेजेस पर टाइम्ड प्रैक्टिस करो. मतलब अगर पास में कोई घड़ी है या फ़ोन है, उसमें आप एक स्टॉप वॉच ओपन कर दो ताकि आपको मालूम चले कि आपने एक पैसेज में कितना समय लिया. दूसरी चीज़, दूसरा स्टेप क्या है? फिर से हमें किस चीज़ से फोकस करना है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ योर पैसेज. ठीक है, ये कंटेक्स्ट अगर समझ में आ गया तो आप ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को आंसर करना सीख जाओगे. फिर दूसरा स्टेप क्या आ जाता है हमारे इंटरमीडिएट स्टेज पर? मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना. व्हेन आई से मॉक टेस्ट, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है कि मैम अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हाउ कैन आई स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट? गाइस, सेट अ टारगेट दैट इन अ मंथ यू विल टेक एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट वेयर योर प्रिपरेशन लाइज. क्या होगा ना, पूरे 3 महीने 4 महीने सिर्फ पढ़ाई के बाद आप 5वें महीने जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने जाओगे ना, तो बहुत देर हो चुकी होती है. मे बी यू वुड हैव रियलाइज्ड कि शायद आपने जो 3 महीने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आप भूल भी चुके हैं. तो ये मॉक टेस्ट आपको समय समय पर रियल टाइम सिनेरियो बताते रहेगा, आपको एक्चुअल एग्जाम इन्वायरमेंट से जो है ना फेमिलियराइज कराते रहेगा, और आपको आगे बढ़ने में, मतलब अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करेगा. तो मॉक टेस्ट को प्लीज़ डोंट कीप इट फॉर द लास्ट मिनट प्रोसेस. ठीक है. फिर आती है बात हमारी डिस्क्रिप्टिव पेपर की भी. एक और गलती करते हैं जो मॉक टेस्ट में बच्चे कर रहे होते हैं कि जब मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल डू दैट. सो समवेयर डिस्क्रिप्टिव को लेके भी जो है ना बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थोड़े स्केप्टिकल होते हैं, डाउटफुल होते हैं दैट व्हेन आई विल क्लियर माई फेज़ 1 देन आई विल स्टार्ट फेज़ 2 प्रिपरेशन. गाइज ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी जो है ना वो आपको एवरी डे करनी है, बट मंथ में ना 1 दिन या 2 दिन इसे डेडिकेट करो. मतलब इट कैन बी एनी ऑफ योर संडेज जहाँ आपको लग रहा है कि आज मेरे पास ना 1 घंटे या 2 घंटे का टाइम है जहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ. एक ऐसे लिखने के लिए अगर आप 30 मिनट्स स्पेंड कर रहे हो प्रैक्टिस के दौरान, दैट्स अ गुड टाइम गाइज, है ना. तो आप ये ना छोड़ो मत. आफ्टर 3 months and 4 months आई स्टार्ट डूइंग इट. तब आप स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस करना, लेकिन स्टार्ट आपको कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट फेज में कर लेनी है. एक ऐसे अगर आप पर वीक कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद हमें रिव्यू भी करना होता है, क्या गलतियां हुई, क्या हम उसे सुधार सकते हैं. जैसे आप हमारे IXMB पे इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग एनी डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट, तो वो मैक्सिमम 3 से 4 दिनों के अंदर आपको इवैल्यूएशन मिल जाता है उसका, और वो डिटेल्ड फीडबैक रहती है ताकि आप समझ पाओ कि गलतियाँ कहाँ हुई और मैं कैसे इसे ठीक कर सकूँ. तो ऐसे या लेटर लिखना आप शुरू कर सकते हैं. लेटर इसीलिए शुरुआत में क्योंकि बहुत दिनों की जो है ना प्रैक्टिस छूटी हुई रहती है, क्योंकि देखो लेटर का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ग्रेड बी में नहीं आता है, बट साइमल्टेनियसली इफ़ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट DEPR एग्जाम, वहाँ पे आपको लेटर देखने को मिलेगा. तो आप डायरेक्टली ऐसे के साथ स्टार्ट कर सकते हो, प्रेसी कर सकते हो, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आप कर सकते हो. ठीक है. अब हम आ गए हैं अपने तीसरे और अंतिम चरण पे, यानी जो हमारा फाइनल स्ट्रेच है, फेज 3 है हमारा प्रिपरेशन का. अब मॉक टेस्ट हमें सीरियसली अटेम्प्ट करना है विद अ स्पेसिफिक टाइम लाइन इन आवर हेड. अब हमको क्या करना है? फुल लेंथ प्रीलिम्स एंड मेंस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है. आप चाहो तो कुछ दिनों के लिए ये वाले पार्ट को, जैसे एग्जाम हमारा अप्रोच करेगा, आप इस वाले को बाद के लिए जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हो थोड़ी देर के लिए स्नूज. लेकिन साइमल्टेनियसली आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्चुअल एग्जाम कंडीशन के साथ खुद को आप फेमिलियराइज कराएं. टाइम के अंदर अपने अटेम्प्ट्स करें, तभी ये टाइम्ड प्रैक्टिस के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे बच्चों का लास्ट मिनट पे जो है ना परफॉर्मेंस काफ़ी मतलब इट सफ़र्स अ लॉट. ठीक है. दूसरी चीज़ आती है डिस्क्रिप्टिव पेपर प्रैक्टिस की. जनरली इस चीज़ की ज़रूरत आपको फेज़ 1 क्लियर करने के बाद पड़ेगी.
वहाँ पे हम आपको यहाँ पे गाइड भी कर रहे होते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक है जिसके ऊपर आपको एसेज जो है वो फोकस करना है. वी गिव यू 20 से 25 एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ऑफ योर एसे. आपको उसके ऊपर जो है ना फॉर्डर पॉइंट्स मिलते हैं और आप उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर टारगेट स्टडी करते हो. और इट्स अ प्रूवन ट्रैक गाइज. आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी उठा के देख लो, आप प्रीवियस ईयर के जो हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं उनको उठा के देख लो. 90 to 95% हमारे जो टॉपिक्स हैं ना वो काफ़ी हद तक उनमें सिमिलैरिटी होती है. ऑब्वियसली एग्जैक्ट टॉपिक का नाम तो नहीं लिखा हुआ रहता है, बट वो सेम टॉपिक आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे मिल सकती है. जैसे एआई हो गया, एआई के ऊपर बहुत सारे हर साल आपको एक टॉपिक दिखाई दे रहा है. कोई सोशो इकोनॉमिक इशू है उसके ऊपर आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है. तो कहने का मतलब ये कि फाइनल स्ट्रेच में आपको एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक हो गया या एक्सपेक्टेड वेज ऑफ राइटिंग एंड प्रेसी, उसके ऊपर जो आपके सवाल है वो आपको यहाँ पे सिमुलेट करना है. फिर आती है हमारी आखिरी चीज़, वोकैबुलरी एंड मिसलेनियस प्रैक्टिस. गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस. अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ़ेज़ 1 में मैंने आपसे इस चीज़ के बारे में बात की और अब मैं सीधा फ़ेज़ 3 में बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या कि मैं फ़ेज़ 1 के बाद वोकैबुलरी को बिल्कुल छोड़ दूँ और सीधा मैं फिर फ़ेज़ 3 पे आके इसकी चिंता करूँ? No students, I have never meant that. Vocabulary is something, as I said, that it is going to be a long journey. Okay, ये आप समझ लो, इनके साथ आप लॉन्ग रिलेशनशिप जो है ना वो आपका चलेगा. मतलब कि फ़ेज़ 1 में आपने जो फर्स्ट डे से अपनी वोकैबुलरी की प्रैक्टिस शुरू की है वो आपके 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जो भी आपका लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम का है उस दिन तक आपको ये प्रोसेस, ये जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखनी है विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक्स इन बिटवीन. ठीक है, तो वोकैबुलरी की जर्नी तो आप बीच में नहीं रोक सकते हैं, ये चलता रहेगा. मिसलेनियस प्रैक्टिस बिलोंग्स टू ऑल अदर चैप्टर्स, जैसे कि एरर स्पॉटिंग पे सवाल आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल हो गया, वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चंस आ गए. तो इनके ऊपर आपको क्या करनी है, अब आपको एक एक करके चैप्टर टेस्ट लगाते रहना है ताकि आप अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सको और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सको. तो कहने का मतलब, एज द नेम सजेस्ट, फ़ेज़ 3 जो है वो फाइनल स्ट्रेच इसीलिए है क्योंकि आपको भी खुद को कहीं ना कहीं यहाँ स्ट्रेच करना होता है. ठीक है, तो आगे जाने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द शिवरात्रि ऑफर गोइंग ऑन राइट नाउ ऑन ऑल आवर कोर्सेज, जिसमें आरबीआई ग्रेड बी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अभी आप अवेल कर सकते हैं फ्लैट 52% ऑफ ऑन दैट यूजिंग द कोड MAHA52. ज़्यादा जानकारी के लिए आप सीधा हमारी वेबसाइट को भी रेफ़र कर सकते हैं. यू विल बी हैविंग मोर इनसाइट्स ओवर देयर. तो आज की सेशन आई होप आपको ये हेल्प करेगी समझने में कि फ़िलहाल आप पता करो कि आप कौन से स्टेज में बिलोंग करते हो. ठीक है, वैसे अभी फ़िलहाल आपके पास इतना टाइम है कि आप इन तीनों स्टेजेस पर बहुत अच्छे से एक टाइम लाइन के साथ जो है ना स्पेसिफाई करो अपनी परफॉर्मेंस, ताकि बाय द एंड ऑफ योर थर्ड फेज यू आर एट क्वाइट अ कंफर्टेबल पोजिशन. आज के लिए इतना ही रखते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग हियर एवरीबॉडी. टेक केयर एंड बाय बाय.